यानी 60% रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो पहले एक साल में फेल हो जाते हैं। करता है मैं ये बहुत टेस्टी चीज़ बनाती हूँ और या बनाता हूँ तो काश मैं अपना एक ढाबा या रेस्टोरेंट खोल लूँ और वो खूब चलेगा। भाई हमने जब काम खोला तो हमारा शेफ़ चला गया, शेफ़ भाग गया। उसकी जिस लोकेशन पे हमने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था वो ओनर ने या तो उन्हें किराया बढ़ा दिया या उन्हें वो खाली करने के लिए बोल दिया। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनका स्टाफ जो है वो उनको सही नहीं मिला या वो चला गया। कोई भी फील्ड करने से उसको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। मैं कैसे, अगर बाईचांस मेरा स्टाफ भी चला भी जाता है, हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे। डैडी मम्मी का पैसा लेके 4-5 लाख 10 लाख जो भी डाल दिया, अगर हमें कुक नहीं होता है हम इस टाइम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अभी कितने स्टाफ मेरे को ब्लैकमेल किए होते हैं, फिर लोकेशन से काम नहीं चलने वाले हैं जब तक आपको जो प्रोडक्ट जो है अच्छा से निकलते हैं। मेन फोकस किस पे होना चाहिए? क्या इसके लिए हार्डवर्क ज़रूरी है? क्या इसके लिए शेफ़ का अच्छा होना ज़रूरी है या इसके लिए एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए? क्या चीज़ क्लाउड किचन को लेकर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरह का है इसका और क्या वाकई का आगे स्कोप क्या है? ये नहीं हम रोटी बना के दाल बना दिए, दाल नहीं है, उसको हम चेंजिंग करते रहते हैं, नए आइटम बनाते हैं, सारे बारे सोचते हैं आगे क्या बनाए। कहते हैं खाने का रिश्ता रूह से होता है। किसी को खाना खाना पसंद है, किसी को खाना खिलाना पसंद है और किसी को खाना पसंद है। खैर आज आप सोचेंगे कि मैं खाने की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो खाने पर है। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं फूड और रेस्टोरेंट बिजनेस को लेकर। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपना करियर लेकर आए, बनाएं, और बहुत सारी जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम आपस में बैठकर बात करते हैं और हम अक्सर एक दूसरे को कहते हैं, अगर कोई अच्छा कुछ बनाता है तो वो ये कहता है कि यार मेरा मन करता है मैं ये बहुत टेस्टी चीज़ बनाती हूँ और या बनाता हूँ तो काश मैं अपना एक ढाबा या रेस्टोरेंट खोल लूँ और वो खूब चलेगा। इस तरह की अक्सर बातें हम लोग करते हैं, यकीनन आप में से भी बहुत लोग करते होंगे। लेकिन ये सपना जो है वो कई बार सपना रह जाता है, क्योंकि कई लोग ढाबा खोलने की या रेस्टोरेंट खोलने की सोचते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में अपने करियर को लेकर आगे लेकर जाने की सोचते हैं। लेकिन होता ये है कि कई बार या तो वो रेस्टोरेंट बिजनेस खोल नहीं पाते हैं, और अगर खोल भी लेते हैं तो किसी ना किसी वजह से जो बिजनेस है वो चल नहीं पाता है, बंद हो जाता है, और उसकी वजह से मायूसी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो पैसा भी वेस्ट हो जाता है। खैर कोविड के बाद हमने वैसे भी देखा कि बहुत सारा काम कारोबार प्रभावित हुआ, फूड इंडस्ट्री भी जो है वो प्रभावित हुई उस दौरान, बहुत सारे काम बंद हो गए। लेकिन एक बात और है कि रेस्टोरेंट बिजनेस को लेकर अक्सर लोगों का एक माइंडसेट है, उनको लगता है कि एक बार रेस्टोरेंट खोल लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लाइफ बिल्कुल सेट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत मार्जिन है, बहुत प्रॉफिट है। लेकिन क्या सही में ऐसा है? क्योंकि जिन लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ज़्यादातर यानी 60% रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो पहले एक साल में फेल हो जाते हैं, और इसके अलावा 80% ऐसे रेस्टोरेंट बिजनेस हैं जो पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। यानी कि ये इतना बड़ा एक आंकड़ा है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन बावजूद इसके हमें ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट बिजनेस जो है ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत मार्जिन है, और एक बार इस पे अगर इसको शुरू कर दिया तो लाइफ ऑल सेट है। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है जितना हम आमतौर पर इसको समझते हैं? इस पॉडकास्ट में आज हम आपको तमाम जानकारी देंगे कि क्या इस बिज़नेस को कैसे खोला जाए, क्या बारीकियां हैं उनके बारे में जाना जाएगा, क्या हार्डवर्क करना पड़ता है, किस तरह के प्लान पर काम करना पड़ता है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या किया जाए ताकि ये रेस्टोरेंट बिजनेस, या अगर आप फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो क्या ऐसा करें कि आपको ये फ़ायदेमंद हो। खैर आज इन सब जानकारियों के लिए स्टूडियो में जिन्हें हमने बुलाया है वो जम्मू के जाना माना चेहरा है, खुद में एक बड़ा ब्रांड है, एक फेमस रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं, और इनकी एक खासियत ये है कि ये साउथ के हैं लेकिन उत्तर भारत के जायके के ऐसे जादूगर हैं कि अगर कोई एक बार इनका खाना चख ले तो यकीनन वो फिर कहीं और नहीं खाएगा और खिंचा हुआ इन्हीं को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। ये यहाँ पर कैसे अपने आप को सेटल कर पाए, केरल के होने के बावजूद इनका इतना बड़ा सफ़र यहाँ से वहाँ का, और आज ये जितने सक्सेसफुल इस फील्ड में हैं वो
कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या दुश्वारियाँ इन्होंने देखी, क्या मुश्किलें इन्होंने देखी, किस तरह की इन्होंने हार्डवर्क की, किस तरह का इनको अनुभव रहा, वो सब जानकारी आज हम इस पॉडकास्ट में आपको देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको वो तमाम जानकारियाँ मिल पाएँ ताकि आप आसानी से अपना रेस्टोरेंट बिजनेस सेट कर पाएँ और साथ ही साथ जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं फेमस रेस्टोरेंट अरोमा के ओनर और साथ ही बेहतरीन शेफ विजय मेनन सर। सर वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको चैनल को, आपका जो टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और सामने बात करने सका, पब्लिक को भी, जनता को इस चीज़ को मालूम है। सर जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि रेस्टोरेंट बिजनेस को लेके बड़ा प्रॉफिटेबल और मार्जिन वाला बिजनेस माना जाता है, क्या ये वाकई ऐसा है? क्योंकि मोस्टली बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्या रीज़न आपको लगता है? देखो, ये बिजनेस जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सबको थिंकिंग यही है, हो ये 50% 50% मार्जिन है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, अगर आपने सारा फूड कॉस्ट और जो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, एवरीथिंग देखूँगा, एंड में जाके इतना मिलता नहीं है, लेकिन आदमी थिंकिंग यही है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिटेबल है। अच्छा, बहुत सारे चैलेंजेस की अगर बात करें, अक्सर हमने सुना है जो इस फील्ड में है उनका ये कहना होता है कि चैलेंजेस भी बहुत है, और यकीनन आप भी इस बात से सहमत होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमने जब काम खोला तो हमारा शेफ़ चला गया, शेफ़ भाग गया, उस वजह से हमारा काम जो है वो प्रभावित होगा। कई लोगों का ये कहना है कि जिस लोकेशन पे हमने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था वो ओनर ने या तो उन्हें किराया बढ़ा दिया या उन्हें वो खाली करने के लिए बोल दिया। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनका स्टाफ जो है वो उनको सही नहीं मिला या वो चला गया। तो ये इस तरह के चैलेंजेस जब सामने आएंगे तो कैसे उन चैलेंजेस से निकलें? देखो, सबसे पहले जो आप कोई भी फील्ड अब चुन लेते हो, या फूड इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री चुन ले, जब तक उस फील्ड की और जानकारी नहीं है, वो चीज़ को शुरू करना ठीक नहीं है। अगर हम किसी स्टाफ को लेके हमने शुरू कर दिया, दूसरा मिला बढ़ा के मर चला जाएगा, आप क्या करेंगे? जब कोई भी फील्ड करने से उसको खुद को नॉलेज देनी चाहिए। मैं कैसे, अगर बाईजान मेरा स्टाफ भी चला भी जाता है, हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, वो नॉलेज भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैक्सिमम मैं देखता हूँ बच्चे लोग क्या करते हैं, एक कुकुर लेके आ गया, डैडी मम्मी का पैसा लेके 4-5 लाख 10 लाख जो भी डाल दिया, कुक चला गया, 1 महीने 2 महीने करके चला गया, और उसके बाद में बच्चा भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और डैडी मम्मी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसलिए पैसे इन्वेस्टमेंट की चीज़ करने से पहले उसको पहले स्टडी करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यानी किसी को देखने के बजाय पहले उसको पूरी तरह से स्टडी किया जाए कि वाकई ये कहाँ तक पहुँचेगा। हाँ, जो मैं जम्मू में आया था, यहाँ भी इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं था, फूड का भी नया नया जो छोटा सा सिटी था, लेकिन ये चीज़ को कस्टमर सामने हमने बना के, कस्टमर दिखा के, और मतलब काफ़ी चैलेंजेस के साथ में हम आगे बढ़ा सकते हैं 92 से। यानी 32 साल हो गए। हाँ, 32 साल जो मूवी हो गए हैं। लेकिन देखो, हमने जो हम खुद आपको जैसे सब लोग जैसे हम खुद कुक हूँ, अगर हमें कुक नहीं होता है हम इस टाइम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अभी कितने स्टाफ मेरे को ब्लैकमेल किए होते हैं। सपोज अभी हमने केसी में था, केसी में चले गया, 12 साल केसी में काम किया, उसमें चले गया, मैं हॉट बिल्डिंग में चले गया, तो मेरे पास कोई कुक नहीं था। हॉट बिल्डिंग में जाते मेरे पास कोई कुक नहीं था। मैं खुद कुक था। फिर हम टीम को तैयार किए, फिर आगे बढ़े। अच्छा, अकेले से किए, जो सारा चीज़ें इंडियन हो, चाइनीज हो जाए, अकेले से हम शुरू करके आगे हॉट बिल्डिंग में टीम तैयार की है। अगर मैं खुद काम नहीं जानता है, चलो मैं तो कुछ भी नहीं जानने वाला, इनसे मेरे काफ़ी आदमी जानने वाले होते हैं, लेकिन मैं तब भी मेरे फील्ड से हम खुद तैयार किए। अभी मैक्सिमम जम्मू में मैं कई बच्चे लोग, डैडी मम्मी, कल भी एक आदमी आया था। कल क्या बोलते हैं, एक आदमी बोल रहा है, यार मेरा बेटा कनाडा में था, कनाडा से छोड़ के आ गया, मेरे बेटे को चाहना है एक रेस्टोरेंट खोलने, छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने। मैंने बोला, देखो बेटे को जानकारी है, बेटे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है, मेरे को भी नहीं। अब अभी कैसे शुगर है आपको, ये बेटे को अपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या आउटपुट निकाल सकते नहीं निकाल सकते?
वो बोल रहे हैं अच्छा कुक मिलना है, ठीक है मैं अच्छा कुक आपको दे देते हैं। वो कल को कुक चले गए तो आप क्या करें? मैं हमारे पास तो टीम है, कल को क्या क्या करें? फिर आपको पैसा वेस्ट है। इसे जब पहले आप एक काम करो, अपने बच्चों को किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी में से ट्रेनिंग कराओ, फिर बात में शुरू करें। ठीक। अच्छा, अगर आजकल जैसे आपने पहले भी कहा कि पेरेंट्स का पैसा ले लिया और उसके बाद बिज़नेस शुरू कर दिया, लेकिन अगर कोई प्लान करता है कि उसको ये इस बिज़नेस में आना है और उसको एक रेस्टोरेंट खोलना है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ उसको शुरुआत करनी चाहिए, किन बारीकियों को उनको ध्यान में रखना चाहिए और कैसे इसमें कदम रखना चाहिए? एक तो आपने जैसे कहा कि अपनी खुद को नॉलेज ज़रूरी है, यानी कुकिंग तो आनी ही चाहिए, मस्ट है, ताकि आप अगर कुक चला भी जाए तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। अदरवाइज़ कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ इसको शुरू कर सकते हैं? देखो ये इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट 5 लाख भी कर सकते हैं, हाँ। 5 करोड़ में ले सकते हैं। अच्छा। वो आपको डिपेंड है कैसे करें। 5 लाख भी शुरू करने वाला होता है, 1 लाख भी शुरू कर सकते हैं, ये 50 से भी शुरू कर सकते हैं। वो आपको डिपेंड है क्या आपने मार्केट में देना चाहते हैं, उसको भी डिपेंड है। अभी क्या होता है, अभी हम रेस्टोरेंट हमारे भी है, हमारे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और ये रेस्टोरेंट छोटे फील्ड में ही शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लोकेशन कितनी मैटर करती है इस बिजनेस में? मैंने बहुत लोगों को सुना, लोग कहते हैं कि नहीं लोकेशन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। सिर्फ लोकेशन से नहीं चलेगा। अच्छा। अगर सिर्फ लोकेशन से काम नहीं चलने वाले, जब तक आपको जो वहाँ जो प्रोडक्ट जो है अच्छा से निकलते नहीं निकलते हैं। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट जो दिल्ली में रेस्टोरेंट है हल्दीराम, कौन सा गाँव में जाकर रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वहाँ जाकर आदमी लाइन लगा होता है, लोकेशन में नहीं। लेकिन हल्दीराम का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो कस्टमर ढूंढ के चले जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है उन्हें आज लोकेशन तो मस्ट है, ये बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अपने आपका प्रोडक्ट किस रंग से है, जो कस्टमर को टेस्ट आता है नहीं आता है। अगर आपको टेस्ट नहीं आया तो आप कितना ही लोकेशन खोल तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, रेस्टोरेंट बिजनेस में मेन फोकस किस पे होना चाहिए? क्या इसके लिए हार्डवर्क ज़रूरी है? क्या इसके लिए शेफ़ का अच्छा होना ज़रूरी है, या इसके लिए एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए? क्या चीज़ सबसे अच्छी इसमें से फैशन होना चाहिए। ये फूड में रहे फैशन बना के चलना चाहिए। ये नहीं हम पहले हम सोचेगा हम 100 रुपये सामान लाया शाम को 200 रुपये, नहीं वो नहीं चले। हमने फैशन बनाना चाहिए इस चीज़ को, हमारे इंडस्ट्री को। साथ साथ क्या होते हैं जो हमने जो खाना बनाया है वो कस्टमर को उसको टेस्ट लगा नहीं लगा, पैसा एक लिखते पार्ट है, मैक्सिमम पैसा ही देते हैं और 50 रुपया जल्दी शाम को निकाल दी, वो नहीं। इसको जब तक आप कोई इंडस्ट्री फील्ड जो है अपने इसको फैशन से नहीं चलाएगा ना, तो नहीं चल पाता है। ठीक। अच्छा, अब जहाँ टेस्ट की बात की, आपने अभी बोला कि टेस्ट बहुत मायने रखता है इसमें। अगर मैं एक शेफ़ से ये पूछूं कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको एज ए शेफ़ किसके हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है? अपने रेस्टोरेंट के जो कुकिंग टीम है उसका, खुद का, या फिर वाइफ का? देखो ईमानदारी से जवाब दीजिए। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जब तक मैं अपना खाना ना जो मैं खुद अच्छा लगता है मेरे को, मैं दूसरे का खाना अच्छा नहीं लगता नहीं है। मेरे को खुद अच्छा लगता है क्योंकि मैं कस्टमर को देना होता है खाना बना के, और कस्टमर को अच्छा लगेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा तो कस्टमर को अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपका जो शेड्यूल पूरा रहता है, एक ये फील्ड ही ऐसा है कि शायद ही यहाँ पर छुट्टी मिलती हो, तो किस तरह से फिर बैलेंस करते हो आप फैमिली? देखो मैं 7 डेज जॉब करता हूँ, 7 डेज मेरा पर्सनल लाइफ है ही नहीं है, 0 है। फैमिली लाइफ में मेरा एक तरह से 0 है। लेकिन ये नहीं, अगर जब सुबह आता हूँ क्योंकि मेरा फोकस एक ही है, मेरा फोकस घर की तरफ नहीं है और किसी तरफ नहीं, मेरा फोकस एक ही है। हमारे कस्टमर आ रहे हैं, वो यहाँ से हैप्पी होकर जा रहे हैं, वो हैप्पी होने के बाद वहाँ से कस्टमर और भेज रहे नहीं भेज रहे। अगर सपोज मेरा पार्टी चलता है, एक मिनट अभी लास्ट मंथ में था एक पार्टी था, उसमें क्या है वो लड़की का लड़का जो रिंग सेरेमनी हमारे पास हुआ, उसका गोद भराई भी हमारे पास हुआ, उसके बच्चे का बर्थडे भी हमारे पास हुआ। मतलब ये चीज के लिए बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हम इसको फैमिली को टाइम दिया तो ये चीज नहीं होगा, तो ये होगा नहीं तो फैमिली होगा। ये मतलब फिर फैमिली के साथ मैनेज करना, पर घर में फिर शिकायत नहीं होती? नहीं, अगर फैमिली पार्टनर आपको सपोर्ट है फिर आपको टेंशन कुछ नहीं। मतलब ये कह सकते हैं ना कि सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, मतलब आपकी वाइफ का हाथ फुल्ली आपके साथ है। अच्छा सर, एक बात और, जहाँ तक हम लोग अक्सर, आपने जैसे भी कहा कि अगर जैसे कस्टमर्स को बांध के रखना, ये एक बहुत बड़ी कला भी मानी जाती है। जैसे आपने अभी बोला कि उनका फंक्शन पहले, उनकी रिंग सेरेमनी, फिर ये हर उनकी फैमिली के सारे फंक्शंस,
क्या रिपीटेड कस्टमर्स के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है, यानी क्या खास करना पड़ता है ताकि कस्टमर जो है वो आपके साथ बंधा रहे, कहीं जाए नहीं? क्योंकि जम्मू में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतना कुछ है कि किसी को भी बांध के रखना सालों वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह से आप इसको मेंटेन करके रखते हैं? देखो अब आजकल नया नया फैशन बना हुआ है, आपको मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ, 20% डिस्काउंट देता हूँ आजकल। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे जो मैं किसी को ज़्यादा डिस्काउंट और कुछ देता नहीं है, लेकिन हम ये देते हैं और सिर्फ डिस्काउंट से आपको टेस्ट नहीं आएगा, फूड भी चाहिए। कोई बार 20% डिस्काउंट दो, 30% डिस्काउंट दो। जो हमने डिस्काउंट पर फोकस नहीं दिया है, मैंने क्वालिटी और प्रोडक्ट पर फोकस दिया है, तब कस्टमर रिपीट होते हैं। मेरे पास कस्टमर आते हैं, कोई डिस्काउंट मांगने वाले बड़े कम ही आते हैं, लेकिन उनको मालूम है यहाँ पर जो क्वालिटी या प्रोडक्ट है वो अच्छा मिलेगा, इसलिए दूर दूर से आते हैं मेरे साथ। आपको ये बताओ, मेरे साथ 92 फर्स्ट ईयर से हम रेस्टोरेंट ओपनिंग किया किसी के साथ में, मेरे साथ 3 जनरेशन खाना खाया गया है। अच्छा। उस टाइम छोटा था, बड़ा था, ये भी था, 3 जनरेशन अभी तक मैंने खाना खिला के आ रहा हूँ, तब से कस्टमर रिपीट है। अच्छा। हाँ, अभी से तब आपके हाथों का मैजिक, आप लोगों की वॉशिंग और प्रकार की वॉशिंग सब कुछ है। अभी मैं लास्ट 10 दिन बाद एक बंदे का फोन आ गया, मेरे बोला जी वो वेचीज वर्ग मिलेगा नहीं? हाँ मिलेगा। और ठीक है, मेरा वेचीज वर्ग मैं खुद बना के दिया हूँ, ये नहीं है किसी लड़के को बोला नहीं। अच्छा। मैं खुद बर्गर बनाया, सॉस, एक्चुअली मैं सॉस एवरीथिंग मैं खुद तैयार करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये जितने ही प्रोडक्ट है, जितने जो जम्मू में सबसे पहले हम बर्गर का भी तारीफ करते हैं, हमारे बर्गर को, पिज़्ज़ा की तारीफ करते हैं। उसका सॉस जो है किसी को बनाने दिया, हम खुद ही तैयार करते हैं एवरीथिंग। उस टाइम में जम्मू में कोई अवेलेबल नहीं था। हाँ। ना सलामी ना सॉसे, सलामी सॉसे के बारे में हमारा नॉलेज ही नहीं था। अच्छा। हाँ, वो चीज़ें आप जम्मू में लेके आए तो उस टाइम से प्रोडक्ट अभी उस टाइम बंदा ने बोला यार मेरे को बर्गर मिला, ठीक है बर्गर मैंने दे दिया। जी जी आपको मैं कहानी सुनाऊँ? बोला ठीक है, क्या है? बोले यार मेरा मम्मी है ना, ये आप भी बुढ़ो या मैं भी बुढ़ो, दोनों बुढ़ो इस टाइम में। बचपन में मेरे मम्मी मेरे को बुला के आता, बेटा चलते हैं केसी में, लेकिन वो फ्रेंच वाले गाड़ी वाले के बर्गर में खा के आता है। उस टाइम वो मेरे को कहानी सुना लो। खैर, अच्छा एक चीज़ और, हमने लोगों से सर ये बड़ी बात सुनी है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम बिज़नेस शुरू कर देते हैं, बिज़नेस अच्छा भी चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही चूँकि अब महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। उनका ये कहना रहता है कि जैसे ही हमने किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ाया तो या तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा या फिर वो आना बंद कर देता है या कम कर देता है। उस चीज़ से कैसे निपटा जाए, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ रही है, क्या करेंगे? देखो कस्टमर को थोड़ा से, आप सपोज अभी 10 रुपये अगर हम सीधा 20 रुपये बढ़ाए तो कस्टमर चुपेगा। अगर 10 रुपये के 11 रुपये बना के दो ना, फिर आपको थोड़ा उसमें क्या होता है, आपको टर्न और ज़्यादा मिल जाएगा। सेल जो है टर्न और ज़्यादा मिले तो ऑटोमेटिकली आपको जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी 10 आइटम, एक आइटम 10 पे बेचना है, मैंने 100 बेचता हूँ। मेरा जो रेट है जो है मेरे को मुझे लगता है पूरे जम्मू में सबसे कम रेट में हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टर्न और ज़्यादा है, बाकी हम इतने में नहीं होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप केरल से यानी साउथ से मैजिक आप करते हो नॉर्थ इंडिया के खाने में, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? मतलब कुकिंग का शौक कहाँ से पड़ा? एक तो मैं ये जानना चाहूँगी, दूसरा अब थोड़ा आपके बचपन की तरफ चला जाए, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ कुकिंग? सबसे पहले जो हम कुकिंग लाइन शुरू किया था ना, सही बताओ तो मैं मेरे नानी की तरफ से शुरू की है। नानी से? हाँ। अच्छा। एक्चुअली क्या था, हमारे केरला में एक फेस्टिवल होता है, ओणम फेस्टिवल होता है। हाँ, मैं भी जिसमें छोटा छोटा था, मेरे घर में मेरे मौसी था, 2 मौसी था, उन्होंने कि उसको उस दौरान किचन में जाना मुश्किल था, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम तो नानी और मैं ही रह गया। और ओणम फेस्टिवल बनाना भी है, 10 दिन का प्रोग्राम है, कैसे कराएं? उस दौरान हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम में कौन सा आजकल तो स्टोव है, सब कुछ है, हमने लकड़ी में बनाना लग गया, लकड़ी और में शुरू किया। वो वहाँ से हम शुरुआत शुरू की है, लेकिन तब मेरे को दिमाग में आ गया क्यों नहीं हम इस चीज़ में आगे बढ़े, क्योंकि केरला में जहाँ भी लेडीज ही खाना बनाते हैं, जेंट्स वगैरह खाना कम बनाते हैं। तो जेंट्स खाना बनाने सोच रहे यार ये आदमी को स्टैंडर्ड कम हो जाते हैं। मैंने चलिए इसको इसी चीज़ को लेके दिमाग में वो चीज़ हो गया, वहाँ से आगे निकला। अच्छा, जब ये कुकिंग का शौक आया तो पेरेंट्स ने आपको उस वक्त नारा, क्योंकि वो तो फीमेल्स की फील्ड रही है, तो जैसे आपने भी कहा, तो पेरेंट्स ने आपको मना नहीं किया कि नानी घर जाके बस यही सीख लिया? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी हमारे साथ में नानी के घर में बड़ा हो गए हैं। अच्छा। हाँ, डैडी मम्मी मेरे बाहर ही होता था।
मैं बचपन से मेरे सारे स्टडी वाले नानी के साथ ही था। ठीक है, तो परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में सिस्टर है, एक भाई है, हाँ हाँ, जो मेरे अपने हैं, जो उनको दोनों मैरिड है, दोनों अपने गाँव में। ठीक है। और मेरा वाइफ है और 2 बेटी है, अच्छा, दोनों बेटी मैरिड है। वाह, जो मेरा बड़ी बेटी शी से आर्टिस्ट था, हाँ वो 8th में पढ़ता था, तो फारूक साहब मम्मी का फोटो पेंटिंग करके फारूक साहब की गुटी दिया उस टाइम। वो आर्टिस्ट में अपने लाइन में वो आजकल वो एग्जीबिशन कर रहे हैं दिल्ली, क्या नाम है, मलेशिया, उधर एक्सपीरियंस चल रहे हैं। अच्छा, दोनों मैरिड है, उनके बेटा है, बेटी है, दूसरे बेटे है। क्या बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आगे जब ये आपने शुरू किया अपना ये कुकिंग का इंटरेस्ट आपको पढ़ा, तो फिर पढ़ाई का क्या सिस्टम रहा और फिर आगे नानी के घर से आगे का देखो सब? पढ़ाई देखो मैं सारा करस्पॉन्डेंस में पढ़ाई करी है। बाकी बॉम्बे में मैं कोहिनूर टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है। अच्छा, हाँ, साथ में हम लोग एक पार्ट टाइम होता है, एक काम भी करना है, अभी स्टडी भी करना है। अच्छा, केरल में कहाँ से, किस गांव से या किस जगह से केरल में? जो हम केरल में एक ट्रिचूर बोल के डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा, उसके अंदर हमारे जो गाँव है, मतलब ऐसा गाँव में हमारे गाँव का नाम है कोडगरा। कोडगरा बोलते उसके अंदर चंबुचुरा अच्छा, एरिया होता है। ये जो हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो हाथी का प्रोग्राम होता है, सब कुछ प्रोग्राम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सबसे ज़्यादा, जो नहीं हाथी में सोना फ्लाइट लगा, हाँ, ये सब कुछ होते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। फिर उसके बाद फिर ये पढ़ाई का सफर कहाँ से, फिर केरल से आप निकल फिर बॉम्बे चले गया। अच्छा, बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे में 5-6 साल था। वहाँ पे एक चाय रेस्टोरेंट होता था, अच्छा, बॉम्बे कबूतर खाने के साथ दादा बीवी में, ठीक, उसमें थोड़ा किया, उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ से गेन किया। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में निर्लास में आ गया, निर्लास में कोई 6 साल किया। फिर जम्मू इसी आ गया, जम्मू में कैसी में रेस्टोरेंट शुरू कर, उन्होंने बुलाया तो कैसी आए, जम्मू आ गया। बाकी आपको तो ऐसे सब चल रहे हैं। अच्छा, जम्मू में कितने साल हो गए आप? मैं 91 से यहाँ पर आया हूँ। 91 नवंबर 30 तारीख को आया था। अच्छा, 92 1 जनवरी में केसी ओपन हुआ था। केसी 92 1 जनवरी से 2003 तक केसी में था। ठीक। तो जम्मू का सफ़र किस तरह का रहा, जम्मू में किस तरह के एक्सपीरियंस हुए और कैसे? अच्छा, जम्मू आने का सिलसिला मुझे थोड़ा बताइए, आपने जम्मू कैसे आया? जम्मू में मैं नोलास में था, तो उन्होंने बुलाया था। हाँ, दिल्ली में तो बुलाया, तो उधर आया था। अच्छा, उसके बाद फिर जम्मू में सफ़र शुरू हो गया। तो जम्मू में फिर ये अपना रेस्टोरेंट शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? देखो, एक्चुअली मेरा बचपन से एक था, हम सोचा मैं बचपन से था ये कि हमारे साथ में 4-5 आदमी काम करने की टीम बनाने हैं, ये बचपन से था। ठीक है, हम ये केसी में हम छोड़ दिया। उसके बाद में एक कटरा का भरद्वाज, सूरज भरद्वाज था, उनका हम दोस्ती हो गया। फिर हमने मिलके दोनों मिलके ये अरोमा के नाम पर रेस्टोरेंट शुरू किया। लेकिन जो जम्मू में 92 में जो 2003 गए, सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक है, जनरल है, वो बहुत प्यार करने वाला है। मतलब बहुत अच्छा प्यार, मतलब इतना प्यार हमको जम्मू में मिला, ऐसा किसी को मिलेगा नहीं। क्योंकि गाना टेस्ट करना, ये करना, उसके बाद में आना, मतलब बहुत कुछ ये था। हाँ। अच्छा, एक बात और सर, जिस तरह से ज़्यादातर हमने देखा है कि रेस्टोरेंट ऑनर्स जो हैं आमतौर पे वो अपने ऑफिस में नज़र आते हैं। अगर आपको पूछा जाए, आप ज़्यादा कहाँ नज़र आते हैं, अपने ऑफिस में या अपने रेस्टोरेंट की किचन में? मैं मॉर्निंग में ऑफिस में रहता हूँ कोई 1 घंटे के लिए, उसके बाद में मैं किचन में होता हूँ। किचन के प्रोडक्ट सारे तैयार किया, सब कुछ हो गया, जो देने के टाइम आ जाते हैं, फिर हम रेस्टोरेंट में होता हूँ। मैं ऑफिस में बहुत कम ये करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ। ज़्यादातर पब्लिक के साथ और एक स्टाफ के साथ, जो मुझे मालूम नहीं स्टाफ ने वहाँ जो प्रोडक्ट बनाए हैं, सपोज एक चाउमीन भी बनाया है, तो कस्टमर को चाउमीन अच्छा पहुँच जाए नहीं पहुँच रहे, और उसको नजर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद में सपोज एक कपल खाना खाते हैं, दोनों बात करते हैं, जिम से पता करता हूँ इसको टेस्ट लगा नहीं लग रहा है। अच्छा। मैं वहाँ से देखता हूँ ये कर क्या रहा है। अगर पहचान कोई कमी भी होता ना, ये बात करने स्टाइल में मैं लड़कों बोलता हूँ, जाओ मत पता करना वहाँ पर क्या हो गया, टेस्ट कम आ रहा है क्या चीज़ है। ये तो वहाँ दूर से खड़ा के दिखाता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कस्टमर को आवाज़ सुनाए दें, इधर से पढ़ता हूँ ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। क्या ठीक। अच्छा, एक बात और, आजकल अगर क्लाउड किचन की बात करें तो वो बहुत ट्रेंड में है। क्लाउड किचन को लेके क्रेज़ है, आजकल यंगस्टर भी क्लाउड किचन को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। क्लाउड किचन को लेकर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरह का है इसका, और क्या वाकई इसका आगे स्कोप क्या है? देखो, ये क्लाउड किचन आया था कब है, ये कोरोना के बाद। इससे पहले क्लाउड किचन बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, क्लाउड किचन होता है क्या चीज़। लेकिन इसमें आपको देखो
कोई कस्टमर क्लाउड किचन से मटेरियल लेता ना, मुझे लगता नहीं है सही से हाइजीनिक फूड वहाँ मिलेगा। अगर रनिंग रेस्टोरेंट में जो किचन है वो आपको हाइजीनिक फूड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ चलते रहते हैं। क्लाउड किचन में सब आज आपने किस प्रोडक्ट ऑर्डर दे दिया, क्या पता है 10 दिन के बाद में आ जाए, क्या करेगा फिर? क्लाउड किचन गया वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। और इसी वजह से वो क्लाउड किचन मैक्सिमम जब हमें फेल हो जाते हैं, क्यों? टेस्ट आएगा नहीं। अगर कोई चीज़, अगर पानी है, पानी चलता रहेगा तो पानी क्रिस्टल होगा ना, अब कट रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया आएगा, तो सेम थिंग है। इसलिए क्लाउड किचन से कोई फायदा नहीं है। ये बच्चे लोग ऐसा पैसा वेस्ट कर नहीं पाते, और मैक्सिमम क्लाउड किचन शुरू करके मुझे लगता नहीं कोई सक्सेस होकर चल रहा है, कम ही है। अगर होता भी हो वो जिसका नॉलेज है पूरा वो इसके चल रहा होगा। अच्छा, आमतौर पे ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी काम अगर रोज़ करते हैं ना, तो रोज़ एक ही काम, एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं। आप कभी बोर नहीं होते हो? आपको नहीं लगता कि रोज़ एक ही ये चल रहा है तो बोर हो गया आप? तो हम रोज एक ही काम नहीं करते हैं, हम नए काम भी सीखते हैं, नए काम तैयार करते हैं, हर चीज़ नए नए तैयार करते हैं। ये नहीं हम रोज बना के दाल बना दिए, दाल नहीं है, उसको हम चेंजिंग करते रहते हैं, नए आइटम बनाते हैं, सारे बारे सोचते हैं आगे क्या बनाए। ये तो नेचुरली आप सही बोल रहे, किसी में बोल रहे थे ऐसे बोर हो जाएगा। लेकिन देखो ना, जिस टाइम में हम आया था उस टाइम लिमिटेड आइटम था, जैसे रोगन जोश था, कट्टा मीट था, पालक पनीर था, जम्मू का आइटम था। उस टाइम में हमने एक नया आइटम बना दिया। सपोज मलाई को तो बनाया, कोई बनाया, अब किसी आइडिया से नहीं बनाया, खुद के आइडिया से बनाया है वो, उसमें देते हम बोर कभी नहीं होगा। आपको मैंने आज आप आ गया, आप कल एक दाल कर, आज मैंने बोला आज ये कहो, आप खा लिया, आपको टेस्ट अच्छा लगा, फिर दूसरे को आप लेके आए, नए नए सिस्टम ऐसे चलते रहते, तो कभी बोर नहीं होगा। यानी इस फील्ड में क्रिएटिव हमेशा रहना चाहिए। तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पैशन होना चाहिए। पैशन होगा तो आप क्रिएटिव होगे, नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर विजय मेनन जी से पूछा जाए फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप हमारी नज़र से या किसी भी की नज़र से भी देखोगे तो अब एक सक्सेसफुल लाइफ पे हो, लेकिन फ्यूचर प्लान्स हर इंसान के रहते हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान्स किस तरह के? देखो, अभी रेस्टोरेंट का ब्रांच बनाने अच्छा है, लेकिन सब चलने अच्छा देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट ट्राई कर रहा हूँ, ब्रांच बनाए, कुछ बनाए, देख लेते हैं कैसे करना है आगे तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ठीक है। अच्छा, एक बात और, जहाँ पर अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आपका शेड्यूल ही ऐसा है, बहुत सारे लोगों से हर रोज़ आप नए नए लोगों से मिलते हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अभी तक याद है कि कभी आपको कोई पूछा जाए तो वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद आ जाता है, या वो बात याद आ जाती कि यार वो कस्टमर एक आया था तो ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा है? देखो, ऐसा जब सही बोल रहे, देखो कई कस्टमर था, उन्होंने उस टाइम में उधर गया था, दिल्ली गया था, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाए हैं, बर्गर खाए के उधर बर्गर छोड़ के आ गया। अच्छा। हम बोला मैं काम नहीं, वो बंदा वहाँ का बोल गया तुम आओ जम्मू में आ जाओ, किसी प्लाजा का बर्गर खा के आओ, खा के मालूम बर्गर खाता ही है, तुम लोग क्या बर्गर दे रहे, उधर आ जाओ। अच्छा, तो उस वक्त आप थे वहाँ पे? हाँ, उस टाइम में हम ही था, तो उसको बर्गर बनाता हूँ, तो तैयार करता, तब मैं उसको याद आता मेरे को। देखो, मैकडॉनल्ड्स बहुत बड़ा ब्रांड है, तभी हम जम्मू में, छोटे जम्मू में बैठ के तब हमने नाम बनाया, और उसमें बड़ा हैप्पी हो गया वो आपका हैप्पी मोमेंट। ठीक। अच्छा, कस्टमर्स का टेस्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, आप किस तरह से उस पर काम करते हो? क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हो? आजकल कस्टमर्स क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है, उनको हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा उनके माइंड में रहता है। कस्टमर को किस तरह से आप उनकी इस चीज़ को पूरा कर पाते हो? देखो, स्टोर में जो मटेरियल है ना, वो आपको ये नहीं होना चाहिए कोई मैक्सिमम क्या करेगा, सस्ता वाला माल तेल लेके आया है, तो सस्ता वाला प्रोडक्ट लेके आया है, वो उसी मटेरियल, आपको जो मटेरियल आपको निकलना है, अगर आपको इतने 30-35 साल से खाना देने हैं, दैट मीन्स ये कस्टमर को हमने रेगुलर मटेरियल ले रहा है तब दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएगा। अब आप कुछ सस्ता वाला ढूंढते रहेगा, या हमारे खर्चे बढ़ गया, वो तो मार्केट में चला गया, वो नहीं। आप कुछ भी काम करो, वो सबसे क्वालिटी, पहले से क्वालिटी रेडी करो। जब बुनियादी ठीक नहीं तो बिल्डिंग कैसे करवाना है? देखो, अब क्वालिटी हो तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तब इतने साल से तब दे रहे हैं प्रोडक्ट, पीछे प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, फिर हम खुद तैयार कर रहे हैं, खुद भी खड़े हैं, ये नहीं हम किससे ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा, आपके बारे में जो मैंने सुना या मैंने पढ़ा है उसके बारे में यही है कि
खाना तो आपका यकीनन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कस्टमर्स की डिमांड क्या रहती है, वेज नॉन वेज? आप चूँकि मुझे जहाँ तक पता है आपने नॉन वेज भी, फिश आपकी बहुत ज़्यादा फेमस भी रही है। सबसे पहले हमारा ना जो वेज नॉन वेज का ये सिस्टम पता ना, जो हम नॉन वेज देते हैं, अब बुरा नहीं मानना, किसी और बुरा नहीं माने, ये तो मैं जहाँ नॉन वेज देता हूँ जड़का सर्व करता हूँ। जड़का इसलिए क्योंकि मैंने इससे जम्मू में पूरा 90 में सर्व किया। ये तो जड़का देने वाला, फूड देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ये चीज़ हर जगह में नहीं है, साउथ में हलाल ही होता है हर जगह, लेकिन पंजाब से यहाँ क्रॉस करके आए हम, सबको जड़का और हलाल के चक्कर पर मैंने सर्वे करके देखा, मैंने कहा यार यहाँ पर जड़का चल रहे हैं, फिर हम जड़के का मीट शुरू कर दिया। ये लेकिन फूड जो है आदमी 70-80% आदमी लोग फूड जो है वेज ही लाइक करते हैं। हाँ, ये नहीं और तो है, लेकिन वेज ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट की सबसे ज़्यादा डिमांडेड डिश कौन सी, अगर पूछा जाए तो? देखो, जो हमारे जो फूड सर्व लाइक करता हूँ वो हम खुद तैयार की है रेसिपी है। मेरे जितनी भी रेसिपी है, किसी रेस्टोरेंट से, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ नाम को डाल के दे दो, लेकिन हमारा अपना रेसिपी है। वही हिसाब से देखने मेरे जो फेमस है, दाल मखनी फेमस है, मलाई कोफ्ता फेमस है, मशरूम फेमस है। कई बच्चे लोग यहाँ से जम्मू से शादी करके बाहर चले जाते हैं ना, यहाँ से बाहर चले जाते हैं। कोई बोलने लगे भैया इसका रेसिपी मेरे को दे दो, कोई अंगूर मेरे रेसिपी मेरे को दे दो। फिर कई बच्चे लोग मेरे से रेसिपी लेके चले, क्यों यार थोड़ा कुछ देना पड़ेगा एक हिसाब से। बोला मेरे सासू को कुछ करना है, कोई ससुर को कुछ करना है, तभी मैं भी देता हूँ, वो भी बच्चे ही अभी रहते हैं। फिर यहाँ जाके बनाते हैं, बनाने के बाद सेकंड में इधर आए, कभी आता है कभी 1 साल 2 साल के बच्चे भी आ गया तो मेरे को थैंक यू बोलते हैं, अंकल जी वो बनाया, हमारे सास माँ कुछ हो गया, ससुर कुछ हो गया। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि अपने आप में। अच्छा, कभी मन में ये नहीं आता कि पूरा दिन मैं इसी रूटीन में रहता हूँ, फैमिली को वक्त नहीं दे पाता हूँ? या मैम कभी आपके साथ शिकायत नहीं करती हैं कि किस तरह का बिजनेस चुन लिया, कि बिल्कुल ही साथ होकर भी साथ ना वाली बात होगी? तो किस तरह से कभी मन में ये रिग्रेट नहीं होता है? देखो, फैमिली ये तो बोलेंगे एक्चुअली उनको तो बोलना है, लेकिन हम जब अपने फील्ड को अपने हैप्पी करना तो ये भी देखना जरूरी होता है, फैमिली को समझाना पड़ता है। ऐसा बात है जो भी है ऐसे ऊपर वाला जो जॉब दी है उसकी हैप्पी रहो, सबसे अच्छा। अच्छा सर, एक बात और, जिस तरह से आप साउथ से यहाँ आप नॉर्थ में पहुँच गए, कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, क्या कभी मिस करते हो आप कि वो ठीक था? और अब चूंकि आपने सालों यहाँ गुजार लिए, तो क्या ऐसा कुछ है कि नहीं वापस जाया जाए, क्योंकि ये आपकी कर्म भूमि है, वो आपकी जन्मभूमि, तो जन्मभूमि कहीं ना कहीं तो खिंचाव रहता है इंसान को, तो क्या वो मन में आता है कभी? देखो, जो यहाँ जम्मू में है ना, जो मैं आदमी जो यहाँ से पब्लिक से बात करता था, कस्टमर से बात करता था, जो मेरा जो हिंदी है जो उनको थोड़ा मीठापन लगता था। अच्छा। हाँ, मेरे को एक्चुअली क्या होता है, पूरा हिंदी या नहीं था, थोड़ा मिक्सअप था। अच्छा। जो यहाँ पर कस्टमर आता ना उसको भी बड़ा हैप्पी रहता था। वो भी मेरे लिए ये यहाँ पर स्टैंड होने का बहुत बड़ा सिस्टम था। समझो, साथ हो गया। अभी यहाँ काम करते सबसे पहले जो केरला में जाना, तो नेचुरली आप भी कोई भी आदमी सोचे अपने नेटिव प्लेस में जाना जरूरी होते हैं, लेकिन हम इतना पब्लिक है, इतना जो सब कुछ प्यार जब सब कुछ है, वो ये छोड़ के नेटिव प्लेस को फिर ध्यान नहीं देते, वो काम ही ध्यान देने। अच्छा सर, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि आप बॉम्बे से आपका दिल्ली का सफ़र हुआ, दिल्ली में आप कहाँ से शुरुआत की, वहाँ पर क्या किया, कितनी देर वहाँ रहे, और उसके बाद दिल्ली से फिर जम्मू कहाँ पहुँचे? पहले दिल्ली का आप। दिल्ली में जो हम नरुलास में था। हाँ, तो बहुत बड़ा उस समय का नाम। हाँ, जो पूरे इंडिया में जो हम जो पिज्जा कर रहे हैं ना, जो है वो पिज्जा कोई क्रिस्पी नहीं, कोई नरम है, कोई है। ये जो पिज्जा पूरे इंडिया में आया हुआ ना, वो नरुलास ने लेके आया था, किसी ने लेके नहीं आया। अच्छा। वहाँ में इतना रश होता है ना, जितने रश होते हैं, पिज्जा के जो ऊपर सॉस बनाने के लिए ना, वहाँ पे एक कुक सवेरे शाम कुक रहना पड़ता है, एक यूनिट पे इतना पिज्जा सेल होता है कि कोई साग नहीं है। जो आदमी सिर्फ सॉस बनाने का काम है, कोई काम नहीं इसको। अच्छा, सिर्फ सॉस बनाते रहो, बाकी पर्सन बनाने अलग है। इतना ये चीज़ था उनका। जो मैं एमब्लॉक मार्केट में था, सॉरी एमब्लॉक मार्केट में था, उसके में मैं प्रोडक्शन में चला गया ओखला में। बॉम्बे से दिल्ली आए कैसे आप नरूला में? जो ऐसे में आया था, इंटरव्यू देखा नरुलास के, जो अच्छा लगा, मैं चलो नरुलास में ज्वाइन करते हैं। मेरे कसिन दिल्ली में था, उन्होंने मुझे नरुलास में ज्वाइन कराया, ऐसे नरुलास में आया था। भैया मैं एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन था ओखला में, ओखला के प्रोडक्शन में था।
जितने भी प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं सारा ओखला में बनते हैं। अच्छा। हाँ, अभी इनको नोएडा में शिफ्ट हो गया, उसके बाद में शिफ्ट हो गया, लेकिन सारा प्रोडक्शन उधर से आइसक्रीम हो, बर्गर का जो अगर पैटी बनाना, मतलब अलग प्रोडक्शन अलग सिस्टम बनता है। यानी नरूलास में तो मैंने तो ये भी सुना है कि जम्मू से लोग नरूला जाया करते थे वहाँ का स्वाद एक्सपीरियंस कर। और कहीं पिज़्ज़ा मिलता नहीं था, उधर ही पिज़्ज़ा मिलता। उसके बाद में विम्बिस आ गया। हाँ, उसके बाद में विम्बिस आ गया। हाँ। विम्बिस ही वहाँ पर एक तरह से फेल हो गया, एक तरह से खास चला नहीं दिल्ली में, इधर से नरूला से चला था। उनका आइसक्रीम खाने के लिए भी आदमी बड़ा दूर से, क्या जम्मू से, पूरी जगह से आता रहता। अच्छा, नरूलास इतना बड़ा नाम उस वक्त, इतना बड़ा ब्रांड जहाँ पर आपने काम किया, नरूला से जम्मू का सफर, नरूला से यानी वहाँ से जम्मू आपको लेकर कौन आया, कैसे आए आप? नरूला से स्टोरी जरूर जानना चाहूँगी। केसी में सुधीर चौधरी है। अच्छा। जो केसी में जो ये सरत होटल के नाम पर उन्होंने केसी में शुरू किया था, जम्मू शुरू किया था, केसी फूड जंक्शन के नाम पर शुरू किया। अच्छा। फूड स्टेशन के नाम, सॉरी, फूड स्टेशन के नाम शुरू किया, उसको केसी प्लाजा बोला जाता है। और उस रात में पूरा मार्केट केसी प्लाजा, फूड स्टेशन कोई जानता नहीं था, ना सरत होटल का नाम जानता, सारा केसी प्लाजा के नाम जानता। उन्होंने सुधीर साहब ने मेरे से वहाँ से लेके आया, उधर ही उन्होंने काम किए। लेकिन वो जितने दिन 12 साल काम किया, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगा उनके साथ में। हमारे फैमिली रिलेशन टाइप था, आगे भी अच्छा था। तो किस तरह का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप दिल्ली से आए, उसके बाद जम्मू में तो उतना बड़ा फील्ड था नहीं, क्योंकि नरूला में जो आपने देखा उससे टोटली यहाँ पर ऑपोजिट दिखा होगा, तो वो कैसे फिर उसको डेवलप किया आपने? क्योंकि केसी प्लाजा का नाम तो फिर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच गया था, तो वो किस तरह से डेवलप किया लोगों को टेस्ट आपने? देखो, कोई फिल्म इंडस्ट्री में आदमी होता है, सब शाहरुख खान होता है, कोई भी होता है। हम छोटे से सर्कस सीरियल में आ गया, तो फिर इंडस्ट्री में आ गया, नहीं आया, ऐसे हमने उधर से आ गया तो इधर आ गया, तो छोटे छोटे ऐड करता रहा, तो मेरे को अच्छा लगा। तो जैसे एक्टिंग वो करता, हम भी कुछ एक्टिंग करके कोई बर्गर बनाए, कुछ बनाए, इस हिसाब से आगे चलता रहा। लेकिन नया नया टेस्ट भी चेक करता रहा, नया नया फूड का नाम डाल दिया। जैसे हम पनीर अकबरी बोलते हैं, उसमें किसी बार पनीर अकबरी नहीं था, हम बनाया, नाम डाल दिया पनीर अकबरी। पनीर में अकबर जैसा हाँ, एक नाम डाल दिया, हमारे गुरु का नाम डाल दिया। जैसे मटन का चीज बनाया, बटर मटन बना, उसको पेट्रोल गार्ड दिया, मेरे गुरु का नाम डाल दिया, मटन पेट्रोल गार्ड। ऐसे ऐड करता रहा, आदमी इसमें शेयर करता रहा, अच्छा लगा उस टाइम। यानी यही छोटे छोटे मैजिक करते रहे और आप चलते रहा गाड़ी, और आज इतने सक्सेसफुल आप हैं। और कोशिश तो यही है कि ये टेस्ट हमारा हमेशा मेंटेन रहे, जो लोग आपके टेस्ट के दीवाने हैं उनको हमेशा आपका टेस्ट मिलता रहे। मैं एक बात मैं अपने से बोलना चाहता हूँ। अभी कई बच्चों को अभी भी देखना चाहता हूँ, मैं आता है भैया रेस्टोरेंट शुरू करना है, अंकल ने तो ढाबा शुरू करना है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले इसको स्टडी करो, इसके बाद में अपना पैसा डालें, इस सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि पैसा डाल के फिर उसमें सक्सेस मिलना और डिप्रेशन जाने से अच्छा ये चीज़ मेरे साथ देखे चले। मतलब पहले स्टडी कर लो, पैशन ज़रूर हो, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो और पेशेंस हो, तो ही, क्योंकि मुझे याद है मेरी मदर और मेरी नानी कहा करती थी कि कुकिंग जो है वो पेशेंस के साथ ही की जाती है, अगर पेशेंस नहीं है तो आप कुकिंग नहीं कर सकते हो। मनी माइंडेड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, आजकल मनी माइंडेड ज्यादा है ये बिजनेस, मुझे लगता है। आजकल सबको जवाब यही है, पैसा कैसे अर्न करें, वो नहीं, उसको साइड में रखें, एक फैशन से रूप में इसमें लेके चलें, तब ठीक रहेगा, मनी भी आएगा, ये भी फूड भी चलेगा। अच्छा सर, एक बात और, कई बार हम, क्योंकि मोस्टली हम बीइंग अ फीमेल भी, जब हम किचन में कुछ बनाते हैं, कोई गेस्ट आ गया, हमने कुछ बना रहे हैं, अपने से बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लास्ट मोमेंट पे खराब हो गया, अब गेस्ट को क्या देना है, देर हो रही है, ऐसे कुछ कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की, वो खराब हो गया, अब बाहर कस्टमर वेट कर रहा है, उसको देना है, लेकिन गड़बड़ है, अब किया क्या जाए, तो वो कभी हाथ पाँव फूले कि अब करना क्या आगे? अगर नहीं, इंसिडेंट होता है, ये नहीं होते, कई बार हो गए हैं। अब ये एक बार अमरनाथ का टाइम था, हम लोग इतना रश, उस टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है, रेस्टोरेंट रोड में बहुत ज़्यादा रश होता है, अभी तो आजकल रेस्टोरेंट में नहीं है, लेकिन उसमें सांभर बनाया, डोसे के ऊपर डोसा, डोसे के ऊपर डोसा, फिर सांभर बनाया, वो सांभर लाइटली जल गया, क्या करना था, हमने इसको, चलो हम काम जानता था इसलिए हमने कुछ इसको सेटिंग करके कस्टमर को कंप्लेंट देने का मौका नहीं मिला। क्या सेटिंग सीक्रेट होता है इधर, लेकिन कस्टमर तक पहुंच जाने, कस्टमर कंप्लेंट है, बाकी ऊपर वाले को ब्लेसिंग भी है साथ साथ, लेकिन होता जरूरी है।
कई बार ऐसा हुआ है? कितनी बार अगर पूछा जाए नंबरिंग? ये मेरे को एक ही बार हुआ है। पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसा एक्सपीरियंस जो अभी जैसे नया नया था ना जम्मू में, या तो अभी सॉसेज है, सलामी है, हमारे नहीं था। एक बार पठानकोट से एक बंदा फैमिली सॉरी आर्मी वाला गाड़ी लेके भेजा है। अच्छा। 5 पीस सलामी के पीस, गोल पीस नहीं होता 5, वो लेने के लिए, क्यों यहाँ पर कहीं मिलता नहीं था। अच्छा। सब मिलता है यहाँ, बनाता है इधर, और कोई बनाता भी नहीं था। नए नए वो ये बनाने लगे यहाँ पे काफी आदमी बोलने लगे यार ये सलामी बना रहा है, सॉसेज बना रहा है, सुअर तो नहीं बना रहा है, पिग का मीट नहीं यार, ये तो मैं अपना बना रहा हूँ कि चिकन लेकर बना रहा हूँ, खुद कैसे मैं फील करता हूँ, खुद तैयार करता हूँ। कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम हो गया। अभी कई कस्टमर बोलते यार मेरे को नया चीज़ बनाना है। फिर हमारा एक दोस्त भी आया था, उन्होंने बोला मेरे फिश खाने है। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने तो एक फ्रेश फिश ले गया वहाँ से, फ्रोल फिश, वो मसाला वाला लगाया, तंदूर में लगा के फर्स्ट क्लास दिया। अभी भी वो बंदा बोलता है जी उस टाइम को फिश आपने जाना, अभी मेरी याद है। अच्छे बोलते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट में बहुत तरह के लोग आते हैं। आप जम्मू की अगर बात करें तो कभी हमने आमतौर पर देखा है कि कभी हमारे सीएम किसी दुकान पे चले गए, वहाँ कुछ टेस्ट कर लिया, कहीं और कोई ब्यूरोक्रेट हुआ वो चला गया उसने टेस्ट किया। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते हैं। और दूसरी बात, कई बार कुछ बार कस्टमर आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर देते हैं जिससे समझ नहीं आता कि यार किया क्या जाए, अब ये क्रिएटिविटी किस तरह से लगा के तो इस कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। तो वो किस तरह से आप उसको करते हो? कस्टमर से मैं पूछता हूँ, कस्टमर बातचीत में मालूम पड़ता है उनको क्या फूड लाइक करता है पहले। अच्छा। फिर अब बातचीत में फिर हम किचन से इसको पहले इसको स्टडी करना पड़ता है, पहले वो लाइक किया करता है। अच्छा। हाँ, फिर किचन में जाता हूँ, उस हिसाब से उनके हिसाब से बना के देता हूँ, तो कस्टमर हैप्पी होकर चले जाते हैं। मतलब आप किसी से अगर आप बात कर रहे हो किसी कस्टमर से, तो हम समझ जाएं कि अब आप उसको मैं वो एक करता हूँ। हाँ, अभी भी कोई 25-20 साल पहले खाना खा के गया ना, जो उस टाइम बच्चे लोग था, अभी भी आके पूछते हैं अंकल यार उस टाइम जो खाना बनाया ना वो बना के दे सकते हो? हाँ बिल्कुल बना के देता हूँ, जाऊँ किचन में जाता हूँ बना के देता हूँ उनको। याद होता है कि वो उस वक्त हाँ उसके खाना के लिए ये याददाश्त भी बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। उस टाइम आपने कोई क्रिएटिव काम किया। इतना जो आदमी लोग का जो टेस्ट है वो भी हमारे सिर में रख के चलना पड़ता है, तब कोई छोटे जम्मू जैसे शहर में चल सकते हैं, नहीं चलना मुश्किल है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है ही नहीं है। ये दूसरा आएगा, आना तो यही है। अच्छा, जम्मू में आमतौर पे देखा गया है क्योंकि अलग अलग एरियाज़ के लोग हैं। अगर यहाँ पर दिल्ली बॉम्बे के हैं तो यहाँ पर कोई डोडा से है, कोई भद्रवाह से है, कोई रजौरी से है, तो अलग अलग एरियाज़ के लोग जो हैं वो जम्मू में हैं। किस तरह का फूड ज़्यादातर आपके रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर किया जाता है और कैसे उसको आप फिर? जो जम्मू में मैक्सिमम आदमी लोग फूड लाइक करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं लाइक करते हैं। अच्छा। ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं लाइक करते हैं। अच्छा, इन बिटवीन फूड लाइक करते हैं। हाँ। ये नहीं है कम कभी ऑयल लाइक करता है। यहाँ पर 90% आदमी लोग कम ऑयल कम मसाला इस टाइप लाइक करते हैं। जो मेरा फूड 90% वही है। ठीक। अच्छा सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, आप याद भी सब कुछ रखते हो, आप मैनेज भी सब कुछ करते हो, शेफ भी हो, बहुत सारी तो लोगों को तो आप बहुत कुछ खिलाते हो, अलग अलग चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें, अच्छी अच्छी डिशेस जो एक बार खाता है फिर वो दोबारा भागा हुआ फिर आ जाता है। लेकिन खुद की डाइट क्या है जो इतना मेंटेन आपको रखे हुए है और इतनी वो जो एनर्जी आप में दिख रही है, वो खुद की डाइट, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। मेरे खुद का डाइट बोलता हूँ, जो मैं 90% जो है वेज फूड ज़्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा। ज़्यादा तो मेरे सबसे अच्छा लाइक करता हूँ, दाल को लाइक करता हूँ। उसके बाद में जो सही बताऊँ साउथ इंडियन में हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, मेरे डोसा और इडली होते हैं। अच्छा। है ना, वही रात को भी सबको खाना सारा टेस्ट करता हूँ, बनाते हैं फुल फीलिंग सही बोलना और किसी को मैं रात को भी डोसे खाता हूँ क्योंकि इसलिए नहीं खाते हैं देखो, हम हैवी फूड खा के जो रोज खाना वो तो मुश्किल होता है, इसलिए कि हमारा जो प्रॉपर फूड है वो डोसे इडली है, जो आदमी बुरा मानना नहीं, ये तो हम सीक्रेट पता कर रहे थे कि आपकी एनर्जी का सीक्रेट क्या है। मैं देखो, मैं 365 दिन इंटू 18 आवर ड्यूटी करता हूँ, काम करता हूँ। हाँ, ये नहीं हम बीच में ब्रेक करके कहीं जाना ऐसे रखकर बड़ा कम ही हूँ। 10-12 साल में कहीं गए नहीं है, सारा दिन काम करता हूँ। अगर इतना हैवी फूड तो कभी भी चल जाते हैं, लेकिन मैं दाल इडली और डोसा ये मेरा फूड यही है। सही है। और अगर जम्मू का फेवरेट कुछ पूछा जाए जो आपको पसंद है खाने में, तो वो क्या? जम्मू का सबसे वही दाल मखनी राजमा सबसे अच्छा।
अगर नॉन वेज में चले जाते हैं तो मटन यखनी और रोगन जोश। ठीक। अच्छा सर, एक बार आपने जो अभी किस्सा सुनाया था कि कोई लेडी थी, वो अपने बच्चे को लेकर आई कि वो फ्रेंच कट वाला दिखाने के लिए, तो ये जो ट्रेंड, जो आपका ये स्टाइल है, ये कब से अभी तक कायम है और ये कहाँ से दिमाग में आया? चेंज करने का मन नहीं कि अक्सर लोग अपने आप को नए गेटअप में सोचते हैं कि अब चेंज करते हैं? मैंने जो एग्जैक्ट में सोचा, लेकिन हम कोई नॉन पर्सन कैसे होना है, नॉन पर्सन कैसे होना है, उसके लिए क्या एडुकेशन बनाना है। हम फूड भी नए नए फूड बना के देते हैं, कुछ देना ही देता हूँ। मैं खुद को सोचा यार हम भी कुछ चेंजिंग अपना लेके आए तो कस्टमर को भी खाने के साथ ये भी अच्छा लगे, तो हमारे सिस्टम अच्छा चल लगे। तो मैं चंदन तो मैं बचपन से लगाता हूँ, और मैं है भी, क्योंकि नानी ने बचपन से सिखा के आया हुआ है चंदन लगाना, चंदन के बगैर हम जाता भी नहीं। मैं सोचा यार मेरे कोई ना कोई चीज़, मैंने रात में सोचने लगे, मैंने एक दिन सोचा दाढ़ी सीढ़ी देखा तो साहब कैसे में सोचा ये क्या बात दाढ़ी क्यों बना रहे हैं, मैं पता ही नहीं किस बेच में ये दाढ़ी बना रहे हैं। मैंने थोड़ा देर बाद में राजेंद्र बाजार में गया, शॉप में गया, मैंने फ्रेंच कट का गया, वो सारे पर्सन ये कहाँ से आ गया वो लोग जम्मू में आई भी नहीं रखो ज़्यादा आदमी लोग। थोड़ा देर के बाद में बच्चे लोग भी ना, चलो बच्चे लोग उन्हें भी फ्रेंच कटने करने लगे, मेरे सामने आता ऐसे करके आता थोड़ा उनको थोड़ा यह था, लेकिन ऐसे तब से 93 शुरू किया था ये। 93 से अब तक यही स्टाइल कायम है। हाँ ठीक है। फिर हम अपने थोड़ा और चेंज करते रहता हूँ, कोई बाल के चाहिए और ऐसे कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। खाने के साथ साथ आदमी को थोड़ा चेंज भी हो, कस्टमर को आई क्या बात जी बाल चेंज हो गया, हाँ ठीक है, उनको भी थोड़ा चेंजिंग होता है। यानी खाने में क्रिएटिविटी तो है, लेकिन लुक्स में चेंज तब आदमी कब होगा ना। तो सर, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में मुझे उम्मीद है कि हमने आपको वो तमाम जानकारी दी है जिसको लेकर अब आप रेस्टोरेंट बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या बारीकियां हैं जानने के लिए, वो तमाम बातें आज हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अरोमा रेस्टोरेंट के ओनर और शेफ़, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ उनसे सुना, और उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ और अच्छे गेस्ट के साथ फिर नए पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।